तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों क्लास 12th का जो आपका पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है, हिंदी में बोले तो राजनीतिक विज्ञान। इसका बच्चों एक इम्पॉर्टेंट हम लोग पेपर देखने वाले हैं। चाहे आप उसको सैंपल पेपर कंसीडर कर सकते हैं या फिर प्रैक्टिस पेपर समझ सकते हैं। आपको तो पता ही होगा बच्चों, कल आपका, जी हाँ बच्चों, कल आपका राजनीतिक विज्ञान या कह लीजिए पॉलिटिकल साइंस का पेपर होने वाला है, टर्म 2 का पेपर। ठीक है, तो इसके लिए ये जो मैं आपको पेपर करवा रहा हूँ ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और वीडियो को बच्चों लाइक जरूर किया कीजिए। जितना ज्यादा आप वीडियो को लाइक करते हैं उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। तो वीडियो को लाइक कीजिए। और जो हमारा मैप वाला वीडियो है बच्चों, बहुत डिमांड कर रहे थे कि सर मैप लाइए मैप लाइए, तो वो वीडियो आपको आज ही चैनल पे देखने को मिल जाएगा। तो चैनल जरूर चेक करते रहिएगा। और सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं या ऑल द बेस्ट कह सकते हैं कल के लिए। वीडियोस पूरी पूरी देख करके जाइए, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो डिट्टो आ जाएंगे आपके पेपर के अंदर। ठीक है, इसके बहुत चांसेस है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, हिंदी में इसको राजनीतिक विज्ञान बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस का जो आपका पेपर होगा ये 2 घंटे का पेपर होगा। और ये जो पेपर आएगा आपका 40 नंबर का पेपर आएगा बच्चों। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं कि बोर्ड का पेपर कैसा आएगा, तो यहाँ पर आपका सीरीज वगैरह लिखा हुआ रहता है। ये जो पेपर का सेट है ये सेट हमारा 3 है। जो आपको सेट मिलेगा या तो 1 मिलेगा या 2 मिलेगा या 3 मिलेगा या फिर 4 मिलेगा। सेट 1 से लेके सेट 4 तक मिलेगा। हमने ये चारों ही सेट करवा रखे हैं और जो है सो कि दोबारा तिबारा करवा रहे हैं आपको क्वेश्चंस बदल बदल के। ठीक है, तो अभी जो हम कर रहे हैं वो सेट 3 है बच्चों। और इसी हिसाब से आपका जो पेपर का एक कोड नंबर होता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर नीचे चलूं बच्चों तो यहाँ पर कुछ और बातें लिखी हुई है, जैसे कि देख सकते हैं 17 पेज प्रिंट है इस पेपर के अंदर। ठीक है, पॉलिटिकल के पेपर के अंदर टोटल 13 क्वेश्चन आपसे 13 प्रश्न वगैरह पूछे जाएंगे। तो इस तरह से बातें यहाँ पर लिखी हुई है जो कि आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा सामान्य निर्देश को देख लेते हैं बच्चों। सामान्य निर्देश में क्या बताने का प्रयास किया गया है, इस सामान्य निर्देश में यही बोल रहा है कि जो आपका पॉलिटिकल का पेपर आएगा ये 3 सेक्शंस के अंदर, 3 खंडों के अंदर बटा हुआ होगा आपका। बेसिकली सेक्शन ए होगा बच्चों आपका, सेक्शन बी होगा और सेक्शन सी होगा आपका। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों अब बता रखा है जो आपका सेक्शन ए है इसके अंदर टोटल आपसे 8 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और जो 8 क्वेश्चन होगा आपका ये 2-2 नंबर वाला होगा। ठीक है, और ये जो 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन है इनका आंसर आपको 50 शब्दों में कम से कम देना है। उसके बाद देखिए सेक्शन बी की बात कर रहा है। सेक्शन बी के अंदर 3 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और ये 3 क्वेश्चन जो होगा आपका, ये आपका कितने नंबर का होगा, ये 4-4 नंबर का होगा। ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। और इनका जो आंसर आपको देना है ये 100 शब्दों के अंदर देना है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं मानचित्र की, तो मानचित्र जो आपका होगा उसके लिए अलग से इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ रहेगा। यानी कि मैप वाले क्वेश्चन को अलग से आपको कैसे करना है वो बता रखा होगा। उसके बाद आगे चलूं तो आगे बता रखा है जो आपका सेक्शन सी होगा इसमें आपका 6-6 नंबर वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा। 2 क्वेश्चन, 6 नंबर वाले 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इसमें ध्यान रखिएगा इसमें आपको चॉइस भी देखने को मिलेगा। और 6 नंबर वाला जो आपको क्वेश्चन करना है इसको आपको कम से कम 170 शब्दों में करना ही करना है। इस चीज का खास ध्यान रखिएगा। नीचे चले तो यही चीज आपका जनरल इंस्ट्रक्शंस करके आता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, ये जनरल इंस्ट्रक्शंस है आपका। इस इंग्लिश में अगर आप इसको रीड करना चाहते हैं तो इंग्लिश में रीड भी कर सकते हैं बच्चों आप। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। हम लोग चलते हैं अब डायरेक्ट अपने पेपर की ओर। तो हमारा जो पेपर है हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पर हम लोग आ गए हैं सेक्शन ए के अंदर, जिसको आप खंड क भी बोलते हैं या अनुभाग ए भी बोलते हैं। इसके अंदर हमसे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं वो पूछे जाते हैं बच्चों। तो चलिए इस सेक्शन के क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपातकाल और इसके आसपास की अवधि को, यानी कि जो टाइम था उस टाइम का, उसको हम संवैधानिक संकट की अवधि भी बोलते हैं। संविधान का संकट चल रहा था उस टाइम पे, वो उस टाइम के रूप में भी देख सकते हैं। इस कथन के पीछे जो मुख्य कारण है उसका विश्लेषण करना है आपको बच्चों। तो देखिए आंसर आप इस तरह से लिखेंगे कि उस समय संसद और न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र को लेकर के ना हमें यहाँ पर क्या संघर्ष देखने को मिला था। तो एक ये मुख्य कारण आप लिख सकते हैं। इस तरह से थोड़ी और चीजें लिख देंगे तो 2 नंबर का आपका इजीली क्वेश्चन बन जाएगा। इसी के बाद आगे मैं चलूं तो यही क्वेश्चन अगर आपसे इंग्लिश में पूछेगा तो इस तरह से ये क्वेश्चन पूछेगा बच्चों। और जो आपको आंसर देना है वो इस तरह से देना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, इसी में बच्चों आपको इसी क्वेश्चन के अंदर एक अथवा वाला क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो आप ये नीचे वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अथवा में क्या क्वेश्चन पूछ रखा है आपसे, यहाँ पर ध्यान से समझिए कि 1969 में
जो आपका पार्टी था कांग्रेस पार्टी, उसमें विभाजन के लिए दो कारणों का आपको विश्लेषण करना है कि कांग्रेस पार्टी आखिर टूटी क्यों थी। तो ध्यान से समझिए बच्चों, यहाँ पर आपको आंसर देखने को मिल जाएगा कि सिंडिकेट और इंदिरा गांधी के बीच में मतभेद देखने को मिला था। कांग्रेस पार्टी का टूटने का एक मुख्य कारण आप ये लिख सकते हैं कि जो सिंडिकेट था और जो इंदिरा गांधी थी उनके बीच में मतभेद देखने को मिला था। अगला है इंदिरा गांधी द्वारा उठाए गए जो क्रांतिकारी कदम थे और सिंडिकेट द्वारा इसको नापसंद किया जा रहा था। सिंडिकेट मतलब नेताओं का समूह, ठीक है, तो इनके द्वारा नापसंद किया जा रहा था। 1969 में जब हमारा राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था निर्वाचन में, इंदिरा गांधी ने कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार के विरुद्ध वीवी गिरी का समर्थन किया। उन्होंने बोला कि भाई मैं वीवी गिरी का समर्थन करती हूँ, और वही बाद में जीते भी थे आगे चल के, ठीक है। तो ये कुछ कारण थे जिस कारण से क्या हुआ था, कांग्रेस पार्टी का विभाजन देखने को मिला था हमें, ठीक है। यही क्वेश्चन अगर आपसे इंग्लिश मीडियम में पूछेगा तो कुछ इस तरह से पूछेगा, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं यहाँ पर, और आंसर जो आपको लिखना है वो कुछ इस तरह से लिखना है बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा दूसरा क्वेश्चन कि मंडल आयोग द्वारा सुझाई गई किन्हीं दो सिफारिशों का उल्लेख कीजिए। तो मंडल आयोग ने क्या सिफारिशें दी थी कि सरकारी नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग जो जाति होंगी ना उनको 27% सीट आरक्षित कर दिया जाएगा, यानी रिजर्व कर दिया जाएगा। ओबीसी वाले जो होंगे ना, अदर बैकवर्ड कास्ट वाले, उनको ये होगा ना कि अगर मान लीजिए कोई गवर्नमेंट जॉब निकली जिसमें कि 100 सीटें हैं, तो उसमें से 27 सीटें तो पहले ही रिजर्व कर दी जाएंगे कि ये तो भाई केवल और केवल ओबीसी वालों को ही मिलेगा, ठीक है। तो एक तो ये था मंडल आयोग का सिफारिश, ठीक है। और दूसरा था कि अन्य पिछड़े जातियों तथा पिछड़ी जो जातियां हैं और जातियों के लिए भूमि सुधार की जो चीजें ना, भूमि सुधार के लिए काम किए जाएंगे, ठीक है। तो ये दो आप लिख सकते हैं सिफारिशें मंडल आयोग की, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यही क्वेश्चन अगर आपसे इंग्लिश में पूछेगा तो इस तरह से पूछेगा, और जो आंसर आपको लिखना है वो कुछ इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरह से आपको लिखना है बच्चों, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा तीसरा क्वेश्चन कि मार्शल योजना के मुख्य उद्देश्य को स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, जब मार्शल योजना क्या था, दूसरे विश्व युद्ध के बाद में मार्शल प्लान का उद्देश्य था कि जो पश्चिमी यूरोप है उसके देशों को उनकी अर्थव्यवस्था को पुनर्गठित करने के लिए वित्तीय सहायता अमेरिका ने जबरदस्त मदद की थी जो यूरोपीय देश है उनको, कि आपकी जो अर्थव्यवस्था है बर्बाद हो गई है, मैं आपको सहायता करता हूँ। इसी जबरदस्त मदद जो अमेरिका ने की थी यूरोप के कह सकते हैं पश्चिमी यूरोप की देशों की, तो इसी मदद को हम लोग मार्शल योजना के नाम से जानते हैं बच्चों। यही क्वेश्चन अगर आपसे इंग्लिश में पूछेगा तो एक्सप्लेन द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्शल प्लान, इस तरह से पूछेगा, और आंसर जो आपको लिखना है वो कुछ इस तरह से लिखना है, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जो है वीडियो को पॉज कर करके अपना आंसर पढ़ सकते हैं बच्चों। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा चौथा क्वेश्चन कि गठबंधन सरकार का अर्थ आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर आप लिखा हुआ देख लीजिए, मैं डायरेक्ट आपको समझा देता हूँ गठबंधन सरकार होता क्या है। गठबंधन सरकार बोले तो जब इलेक्शन होता है ना, तो उसमें किसी एक पार्टी को जब बहुमत नहीं मिलता है, कोई एक पार्टी सरकार नहीं बना पाती है, तो उस टाइम पे क्या होता है, गठबंधन सरकार के अंदर दो या दो से अधिक पार्टियां मिल करके सरकार बनाती है, तो इसे ही गठबंधन सरकार कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे एनडीए, यूपीए, राष्ट्रीय मोर्चा, संयुक्त मोर्चा इत्यादि, ठीक है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं। आई होप कितना आपको समझ में आया होगा। यही क्वेश्चन अगर आपसे इंग्लिश मीडियम में पूछेगा तो इस तरह से क्वेश्चन आएगा आपका, और इस तरह से आपको आंसर लिखना है बच्चों, यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है हमारा पांचवा क्वेश्चन कि 1999 के सिएटल में हुए विश्व व्यापार संगठन की मंत्री स्तरीय जो बैठक हुई थी ना, उसका विरोध किस आधार पर किया गया था। तो इसका विरोध इस आधार पर किया गया था कि जो आप विकसित देश है ना, वो अनुचित तरीके अपनाते हैं व्यापार करने के, ठीक है। तो इस आधार पे जो मंत्री स्तरीय बैठक था इसका विरोध किया गया था। यही क्वेश्चन अगर आपसे इंग्लिश में पूछेगा तो इस तरह से क्वेश्चन आएगा, और इस तरह से आपको आंसर लिखना है बच्चों, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है छठा क्वेश्चन कि बामसेफ की स्थापना किस वर्ष हुई, और बामसेफ शब्द का विस्तृत रूप लिखिए। तो 1978 में इसकी स्थापना हुई थी, ये हमारा इस्टेब्लिश हुआ था, और बामसेफ का फुल फॉर्म होता है बैकवर्ड एंड माइनॉरिटीज कम्युनिटीज एम्प्लॉइज फेडरेशन, ठीक है। तो इस तरह से इसका फुल फॉर्म आप लिख सकते हैं। यही क्वेश्चन अगर आपसे इंग्लिश मीडियम में पूछेगा तो इस तरह से पूछेगा, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर आंसर इस तरह से आपको लिखना है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है हमारा सातवां क्वेश्चन कि चीन की नई आर्थिक नीति ने किन 4 तरीकों से चीन की अर्थव्यवस्था को लाभ पहुंचाया। देखिए 4 तरीके पूछा है, लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, आपको 2 नंबर का ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो सिर्फ 4 तरीके पूछा है, तो अगर आप सब हेडिंग इस तरह से बुलेट पॉइंट्स भी लिख के आ जाते हैं ना, तो आपको नंबर मिल जाएगा। 4 में आपको यहाँ लिख करके दिखा रखा हूं, जैसे कि जूड़ता को समाप्त करके, ठीक है, कृषि का निजीकरण किया, जो फार्मिंग होता है उसका प्राइवेटाइजेशन किया, व्यापार के लिए नए नियम लाए,
ठीक है, और विशेष आर्थिक क्षेत्र जैसे जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन होते हैं ना वो बनाया चीन ने। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में क्या हुआ, निजी बचत का परिमाण बढ़ने की तीव्र वृद्धि दर देखने को मिली। मतलब ग्रामीण अर्थव्यवस्था के अंदर भी देख सकते हैं आप बजट वगैरह देखने को मिला, और चीन ने ये सारी नीतियां अपना करके जो उनकी आर्थिक या अर्थव्यवस्था के लीजिए उसको आगे पहुंचाया, यानी कि वृद्धि की उसकी। तो इसी तरह से ये क्वेश्चन अगर इंग्लिश में पूछेगा तो इस तरह से ये क्वेश्चन आएगा बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं, और आंसर जो आपको लिखना है वो इस तरह से लिखना है बच्चों, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 8वां क्वेश्चन, कि आपके विचार में वैश्वीकरण विकासशील देशों के लिए किस प्रकार लाभप्रद रहा है, तर्क सहित आपको लिखना है। तो उत्तर इस तरह से लिख सकते हैं कि विकास में अहम योगदान दिया। देखिए जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन आता गया है तो जो डेवलपमेंट है उसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है सभी देशों के अंदर। ठीक है, उसके बाद है देखिए छोटा से छोटा देश हो उसको टेक्नोलॉजी मिल पाई है, और भी बहुत इजी तरीके से टेक्नोलॉजी मिल पाई है। ठीक है, तो ये 2 कारण आप लिख सकते हैं। यही क्वेश्चन अगर आपका इंग्लिश में पूछेगा तो इस तरह से पूछेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, और आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग आ गए हैं बच्चों सेक्शन बी के अंदर, जिसको हिंदी में आप अनुभाग बी भी बोलते हैं। इसमें हमसे 4-4 नंबर वाले क्वेश्चंस पूछे जाएंगे बच्चों। तो देखिए सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, यहाँ हमसे ध्यान से समझिए कि उपयुक्त उदाहरण द्वारा दर्शाइए कि यह आवश्यक नहीं है कि वैश्वीकरण सदैव सकारात्मक ही हो। देखिए वैश्वीकरण हमेशा अच्छा ही हो ये सही नहीं है, ये इसको नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते भाई, उसका आप आंसर यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं कि फसलों के मारे जाने से कुछ किसानों ने आत्महत्या कर ली। इन किसानों ने एक बहुराष्ट्रीय कंपनियों से बड़े महंगे बीज खरीदे थे। देखिए कई बार क्या होता है ना कि वैश्वीकरण के कारण क्या होता है कि जो किसान लोग होते हैं वो बाहर की कंपनियों से बीज वगैरह खरीदते हैं ताकि वो अपनी फसल को उगा सके, और मान लीजिए फसल अगर उनका नहीं उगा तो वो लोग आत्महत्या तक कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि जो उनको बीज मिलता है वो बहुत महंगे रेट पे मिलता है। उसी के साथ साथ कुछ और बातें बता रखा है कि यूरोप स्थित एक बड़ी और अपनी प्रतियोगी कंपनी को एक भारतीय कंपनी ने खरीद लिया, जबकि खरीदी गई कंपनी के मालिक इस खरीदार का विरोध कर रहे हैं। तो इस तरह से कुछ बातें बता रखा है। ठीक है, और भी चीजें हैं कि जैसे कि मुंबई के एक फिल्म निर्माता पर आरोप लगे कि उसने हॉलीवुड में बनी एक फिल्म जो है उसकी कहानी उठाकर अपनी फिल्म बनाई है। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पर यानी कि नेगेटिव चीजें आपको दर्शानी है। ठीक है, तो इस तरह से आंसर आप लिख सकते हैं 4 नंबर का। यही क्वेश्चन अगर आपसे इंग्लिश में पूछेगा तो इस तरह से क्वेश्चन आएगा बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और जो आंसर लिखना है आपको इस तरह से यहाँ पर लिखना है बच्चों, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा और आंसर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस तरह से इंग्लिश में आपको आंसर लिखना है। उसके आगे अगर मैं चलूं तो यहाँ पर बोला है वैश्वीकरण के किन्हीं 4 आर्थिक प्रभाव या कह सकते हैं परिणामों की व्याख्या करनी है। आर्थिक रूप से क्या क्या मतलब चीजें हमें देखने को मिली है वैश्वीकरण के बाद। तो देखिए वैश्वीकरण ने पूरी दुनिया के विभिन्न हिस्सों में, पूरी दुनिया के अलग अलग भागों में सरकारों द्वारा उठाए गए समान आर्थिक नीतियों को प्रेरित किया है कि वो एक जैसी आर्थिक नीतियां अपनाएं, जो दुनिया के विभिन्न हिस्सों में बेहद अलग अलग परिणामों को उत्पन्न कर चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर वही आर्थिक रूप से आपको चीजें बतानी है। ये दुनिया भर में वस्तुओं में अधिक से अधिक व्यापार को शामिल करते हैं। ठीक है, वैश्वीकरण आया है तो व्यापार बढ़ा है हमारा। वैश्वीकरण ने राष्ट्रीय सीमाओं में विचारों के प्रवाह प्रेरित किया है। इंटरनेट भी बहुत तेज हुआ है जब से वैश्वीकरण का आर्थिक रूप में अगर आप लिखेंगे तो। कंप्यूटर वगैरह से सेवाएं आसानी से एक देश से दूसरे देश में पहुंचाई जा सकती है, दूसरे देश से लिया जा सकता है। तो इस तरह से आप चीजें लिख सकते हैं, अपने शब्दों में आपको एक्सप्लेन करना है बच्चों। यही क्वेश्चन अगर आपका इंग्लिश में पूछेगा तो कुछ इस तरह से पूछेगा यहाँ पर। ठीक है, और आंसर जो आपको लिखना है वो इस तरह से लिखना है बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस तरह से आपको आंसर लिखना है। ये रहा, तो ये हमारा 10वां क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो अब हम लोग आ गए हैं बच्चों 11वें प्रश्न में। 11वां प्रश्न बेसिकली आपका मैप वाला होगा। तो मैंने आपको मैप बहुत सारे करवा रखे हैं। आप पेपर नंबर 1 देखेंगे, 2 देखेंगे, 3 देखेंगे, और रिसेंटली जो भी मैंने पेपर करवाया 13वां पेपर, तो इन सब में आपको अलग अलग मैप देखने को मिलेगा। ठीक है, और इसके लिए मैं आपके लिए सेपरेट वीडियो भी लाऊंगा मैप के लिए, तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। इसके अंदर मैंने एक मैप जो लगा रखा है ये मैंने पहले भी आपको करवा रखा है। ठीक है, तो इसको करने की जरूरत नहीं है। फॉर्मेट बता देता हूँ आपको मैं। 4 नंबर का आपका मैप आएगा, एक एक नंबर का एक क्वेश्चन होगा। वर्ल्ड वाला भी मैप आ सकता है और भारत वाला भी आ सकता है आपका। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में भी आएगा आपका, यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस तरह से ये मैप आपका आएगा। उसके बाद हम चलते हैं सेक्शन सी की ओर आ जाते हैं हम लोग, जिसको हिंदी में आप अनुभाग सी भी बोलते हैं। इसके अंदर आपसे बच्चों 6-6 नंबर के क्वेश्चन जो होते हैं ना वो पूछे जाएंगे सेक्शन सी के अंदर, ध्यान रखिएगा। तो चलिए सेक्शन सी के क्वेश्चंस को हल करने का प्रयास करते हैं। सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन है
कि 12वां क्वेश्चन की 1962 के पश्चात भारत चीन संबंधों पर जो बड़े प्रभाव पड़े हैं, कह सकते हैं, सॉरी बड़े बोल रहा हूँ, जो प्रभाव पड़े हैं ना उनका विश्लेषण करना है। मतलब क्या क्या चीजें देखने को मिली है जब से 1962 में, आपको पता होगा भारत और चीन का युद्ध हो गया था, तो क्या क्या प्रभाव पड़ा है। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझिए बच्चों, क्या क्या प्रभाव देखने को मिला हमें। पहला, भारत और चीन को अपने संबंध जो है सामान्य करने में 1 दशक से अधिक समय लग गया, यानी कि 1 दशक पूरा लग गया भाई अपने संबंधों को ठीक करने में भारत और चीन को। श्री अटल बिहारी वाजपेयी पहले ऐसे भारतीय नेता थे जो चीन जाने वाले पहले भारतीय नेता बने, 1979 में गए थे। ठीक है, उसके बाद आगे चलें तो आगे लिखा हुआ है यहाँ पर, बाद में 1988 में राजीव गांधी भी गए, वहां का दौरा किया, और उसके बाद में निरंतर चीन के साथ हमारे संबंध जो है ठीक होते गए, व्यापार से संबंधित हर एक चीज में, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तक सांस्कृतिक आदान प्रदान के जो है सो कि ये सारी साझेदारी की हमने। एक नारा बहुत फेमस हुआ था, ये नारा भी आप लिख सकते हैं, हिंदी चीनी भाई भाई का। ये नारा ये दर्शाता है कि दोनों देशों के जो भाई, मतलब दोनों देशों के जो लोग हैं वो भाई भाई है। ठीक है, जिससे दोनों देशों के संबंध वो और सुधर सके। तो इसी तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं, हालांकि कुछ चीजें खराब भी हुई हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर संबंधों की बात करें तो इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने 10 पॉइंट यहाँ पर आपको दिखा दिए, 10 में से आपको 6 को एक्सप्लेन कर देना, आपको इजीली नंबर मिल जाएगा। यही क्वेश्चन अगर आपसे इंग्लिश में पूछेगा तो इस तरह से पूछेगा, और आंसर जो आपको लिखना है वो इस तरह से लिखना है बच्चों, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आंसर आपको लिखते चलना है। इंग्लिश मीडियम वाले नोट कर लीजिए, इस तरह से आपको इंग्लिश मीडियम में अपना आंसर देना है बच्चों। ठीक है, आगे चलते हैं। इसी में अब आपको एक अथवा वाला क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, मतलब आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता तो नीचे वाला क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ध्यान से समझिए, नीचे आपसे क्या क्वेश्चन पूछ रखा है कि एक आर्थिक समुदाय के रूप में आसियान की भूमिका जो है ना उसके आकलन करना है। देखिए, आसियान के बारे में मैंने आपको बहुत कुछ बता रखा है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा ट्रिक लगाया है। यहाँ पर बोला है एक आर्थिक समुदाय के रूप में आसियान की भूमिका का आपको वर्णन करना है आर्थिक रूप से। तो देखिए समझिए इस चीज को बच्चों, काफी सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन कर रखे हैं, जैसे कि आसियान की अर्थव्यवस्था का विकास अमेरिका, ठीक है, यूरोपीय संघ और जापान की तुलना में सबसे तेज कह सकते हैं हो रहा है। आसियान की जो अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी है, वो तेज गति से विकास कर पा रही है। इसके चलते इस क्षेत्र में और इसके बाहर के क्षेत्र में इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है, और तेज गति से ये सारे विकास हो रहे हैं यहाँ पर आप कह सकते हैं। उसके आगे अगर हम बात करें तो यह संगठन साझा बाजार प्रस्तुत करता है, सभी देशों के अंदर शांति देखने को मिलेगी। साथ ही साथ आसियान ने निवेश, श्रम और सेवा के मामले में मुक्त व्यापार क्षेत्र पर भी ध्यान दिया, यानी कि एफटीए वगैरह साइन करवाया इन्होंने, ताकि व्यापार ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जा सके। आसियान का विजन 2020 भी देखने को मिलता है आपको, इसके अंदर ये लोग ना इस दस्तावेज में 2020 में अंतरराष्ट्रीय समुदाय में आसियान की एक बहिर्मुखी भूमिका को प्रमुखता दी गई है। ठीक है, तो ये लोग आसियान विजन 2020 भी रखते थे, जिसके अंदर ये लोग सोचते थे कि ये लोग और भी ज्यादा आसियान का विकास करेंगे। और कुछ यहाँ पर बातें बता रखा है, और उसी हिसाब से बता रखा है कि 2 आसियान सदस्यों सिंगापुर और थाईलैंड ने भारत के साथ मुक्त व्यापार का समझौता भी किया है, कि एफटीए साइन कर लिया भारत के साथ कि आप हमारे साथ फ्री में, एक तरह से कह सकते हो कम टैक्स में व्यापार कर सकते हो। तो यहाँ पर वही चीज इंग्लिश में पूछेगा तो इस तरह से पूछेगा बच्चों, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन और आंसर जो है आपको इस तरह से लिखते चलना है बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस तरह से आंसर आपको अपना लिखते चलना है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके आप पढ़ना चाहे तो पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, ये रहा आपके सामने। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि इंदिरा बनाम सिंडिकेट के मुद्दे का विश्लेषण कीजिए। इस मुद्दे ने इंदिरा गांधी के समक्ष किस प्रकार की चुनौतियां प्रस्तुत की। तो देखिए, इंदिरा बनाम सिंडिकेट क्या था? इंदिरा गांधी के लिए वास्तविक चुनौती न केवल विपक्ष से बल्कि अपनी पार्टी के भीतर से भी था। इंदिरा गांधी को सिंडिकेट से निपटना पड़ा, जो कांग्रेस के भीतर ही शक्तिशाली प्रभावशाली नेताओं का ग्रुप था। ये देखिए, कांग्रेस पहले एक जो था ना उसके अंदर कई सारी चीजें थी, सारे एक तरह से विचारधारा मिले हुए थे, और उसी में एक तरह से सिंडिकेट वाले थे। तो जो सिंडिकेट यानी प्रभावशाली नेता थे कांग्रेस के अंदर ने, वो इंदिरा गांधी को पसंद नहीं करते थे, तो उससे भी इंदिरा गांधी को निपटना पड़ा। सिंडिकेट ने संसदीय दल के नेता के रूप में इंदिरा गांधी को स्थापित करने में एक प्रधान भूमिका निभाई थी। ठीक है, और सिंडिकेट इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाने में सफल होने के बाद उन पर नियंत्रण रखना चाहता था। यानी कि जैसे लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हुई और उसके बाद आगे चल के इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री बनी,
ठीक है। तो सिंडिकेट के जो मतलब कांग्रेस के अंदर जो प्रभावशाली नेता थे बोले तो सिंडिकेट वाले, तो वो सोचे कि भाई इसको लाते हैं, इसको प्रधानमंत्री बनाते हैं और इसको हाथ की कठपुतली पे नचाएंगे, हम जो बोलेंगे वही करेंगे, जैसे कि मनमोहन सिंह जी किया करते थे। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं था, क्योंकि भाई उनके रगों में तो नेहरू जी का ही खून दौड़ रहा था ना, राजनीति का ही खून दौड़ रहा था, तो वो अपने हिसाब से करी। तो एक ये चीजें भी आपको देखने को मिली। उसके बाद अगर हम बात करें तो इंदिरा गांधी के समक्ष कई सारी चुनौतियां भी आई, जैसे कि इंदिरा गांधी को सिंडिकेट से स्वतंत्र अपनी पहचान बनाने की जरूरत थी। ठीक है, कांग्रेस 1967 के चुनाव में हार गई थी, उसे दोबारा से जीत हासिल कराने के लिए काम करने की जरूरत थी। ठीक है, उसी हिसाब से बहुत सारी बातें हैं जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, लगभग 4 बातें यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, इस तरह से आपको आंसर लिखना है। यही क्वेश्चन अगर इंग्लिश में पूछेगा आपसे तो इस तरह से पूछेगा, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, और आंसर जो आपको लिखना है इंदिरा वर्सेस सिंडिकेट का, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस तरह से आपको आंसर लिखते हुए चलना है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे वीडियो को पॉज करके आप पढ़ भी सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो इस तरह से आपको अपना आंसर लिखते हुए चलना है इंग्लिश मीडियम में। और हाँ बच्चों, हमारी इतनी मेहनत को अगर आप अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, इससे हमारा मोटिवेशन भी बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए आपके लिए, ताकि आपका टर्म 2 का पेपर अच्छा जाए। इसी में एक अथवा देखने को मिल जाता है कि ऊपर वाला आपको क्वेश्चन नहीं आता तो नीचे वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं आप। अथवा में देखिए क्या क्वेश्चन आपसे पूछ रखा है, ध्यान से समझिए। यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि 1989 के पश्चात भारत के अधिकांश राजनीतिक दलों में बढ़ती हुई सहमति की किन्हीं 3 मुद्दों को आपका वर्णन करना है, या 3 बातों को कह लीजिए। यानी कि जो हमारा गठबंधन का दौर चला था, ठीक है, तो उस टाइम पे आप कह सकते हैं, या 1989 के बाद कह सकते हैं, भारत की जो राजनीति रही है उसके अंदर जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है, ये जो मुद्दे अभी मैं बताने वाला हूँ सभी इस पे सहमत है। कौन कौन से मुद्दे देखने को मिलते हैं हमें जिसपे सभी राजनीतिक दल सहमति जताते हैं? पहला है, जो हमने नई आर्थिक नीति अपनाई थी उस पर सभी राजनीतिक दल जो है वो इसको देश हित में मानते हैं। अगला है, पिछड़ी जातियों के राजनीति और सामाजिक दावे की स्वीकृति, यानी कि लगभग सभी राजनीतिक दल शिक्षा और रोजगार में जो पिछड़ी जातियां हैं उसके लिए सीटों का आरक्षण के पक्ष में, कि हाँ भाई पिछड़ी जातियों को अगर ऊपर लाना है तो इसको रिजर्वेशन देना ही देना पड़ेगा। इस पर सभी राजनीतिक जो पार्टियां हैं ये हामी भरते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं, तो देश के शासन में प्रांतीय दलों की भूमिका को स्वीकार करना, यानी कि गत कई वर्षों में हमने देखा है कि जितने भी पार्टियां आई है उन्होंने प्रांतीय दल जो होते हैं ना उसको केंद्र में लाने के लिए बहुत हद तक मेहनत किया है, और जो प्रांतीय दल है, छोटे लेवल की जो पार्टियां होती हैं वो भी केंद्र में आई है। ठीक है, उसके बाद अगर हम आगे बात करें तो विचारधारा के बजाय कार्य सिद्धि पर जोर देना, और अलग विचारधारा वाले दलों से राजनीतिक गठजोड़, यानी कि अब अधिकांश दल जो है विचारधारागत अंतर की जगह सत्ता में साझेदारी की बात पर जोर देते हैं, यानी कि परस्पर विरोधी विचारधारा वाले दल की सत्ता में साझेदारी कर रहे हैं। यानी कि विचारधारा वगैरह को छोड़ करके जो सत्ता में साझेदारी है कि कौन सत्ता ज्यादा हद तक संभालेगा, किसके हाथ में सत्ता जाएगी, इस पर ज्यादा जोर दिया जाता है। ठीक है, तो ये 3-4 मुद्दे हैं जिस पर कि सारे पार्टियां मिलजुल करके काम करती है, कोई भी इस पे नकारता नहीं है कि भाई ये चीज मैं नहीं करूंगा। तो यही क्वेश्चन अगर आपका इंग्लिश में पूछेगा तो इस तरह से पूछेगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं, और जो आंसर आपको लिखना है वो कुछ इस तरह से लिखना है बच्चों। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से आपको इंग्लिश में अपना आंसर लिखते चलना है। तो बस बच्चों यही था हमारा पेपर नंबर 14 भी कंप्लीट होता है पॉलिटिकल साइंस का। यहाँ आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा बच्चों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, जितना ज्यादा आप लाइक करेंगे उतना हमारा मोटिवेशन बढ़ता है आपके लिए और वीडियोस बनाने के लिए, ताकि आपका टर्म 2 का तैयारी अच्छा हो सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए आ गए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए लाल कलर का बटन दबा करके। उसके बाद आपको बेल का आइकन, घंटी या घंटा कुछ भी कह लीजिए, उसका आइकन शो हो रहा होगा, उसको प्रेस करके आपको ऑल पे क्लिक करना है। जैसे आप ऑल पे क्लिक करेंगे जितने भी हम वीडियोस डालेंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाया करेगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।